नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज गाला असाइनमेंट का लास्ट पेपर करने वाले हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का जो डिमांड था लगभग अब पूरा हो गया। ठीक है, आज से हमने सेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि स्टेट का सेक्शन ए बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आपको सेक्शन ए आ जाता है तो फिर मैं अकाउंट चालू करूंगा। अकाउंट के अंदर मैं सबसे पहले बाबू सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई, फिर सेक्शन एफ बनाऊंगा। अगर आपको सी डी आ जाता है तो मैं ई और एफ बनाऊंगा। यानी जो आपकी डिमांड होगी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और याद रखना बेटा, मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको पूरा डिटेल में उस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। भले ही मेरा एक वीडियो 1 घंटे का होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि दिस इज गारंटी है। एक गारंटेड मतलब गारंटी है, क्योंकि मेरे बच्चे जो वीडियो देखते हैं वो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो इसलिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की हम बात क्लास की शुरुआत करते हैं और ध्यान से समझिएगा बड़ा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेक्शन बी बड़ा, जो 10 नंबर में आता है। इसमें लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, सूचकांक के अगत मूलभूत परीक्षण मतलब होता है सूचकांक के महत्वपूर्ण परीक्षण के नाम बताइए। तो 2 ही परीक्षण के नाम है बड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो बड़ा, सूचकांक के महत्वपूर्ण परीक्षण के नाम बताइए। तो सूचकांक के 2 ही महत्वपूर्ण परीक्षण है बड़ा, एक है समय विकृत परीक्षण, दूसरा है तत्व विकृत परीक्षण। अब आपको ये जो विक्रम विक्रम है, इसे आपको बोलना नहीं आता है, उसकी जगह पे बड़ा आप लोग लिख सकते हो उल्टाने, यानी हम लिख सकते हैं समय उलटने की परीक्षण और तथ्य उलटने की परीक्षण। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आप ये भी लिख सकते हो। मैं 3 वर्ड आपको बता दिया, अगर विक्रम नहीं बोलना पा रहा है तो उसकी जगह पर लिख लो उलटने, यानी कि समय उलटने की परीक्षण, तत्व उलटने का परीक्षण, या तत्व की जगह पे आप घटक भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका उत्तर परफेक्ट है और सही है। बोलो याद हो जाएगा कितने परीक्षण है इसके, 2 परीक्षण, एक है समय, दूसरा है तत्व। क्लियर, याद हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बोर्ड के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया था, मार्च 22 में। ठीक है, देखो साथ साथ में आपके बोर्ड के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बड़ा, विकर्ण आकृति के सभी बिंदु अगर एक ही रेखा पे आएगा तब क्या होगा, और अगर एक ही रेखा पे नहीं आएगा तब आर की कीमत क्या होगी। बेटा इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं ऐसी डायरेक्टली समझा देता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बेटा विकर्ण आकृति की सभी बिंदु अगर एक ही रेखा पे आए, मतलब एक ही रेखा पे आए, तो आर की कीमत क्या होनी चाहिए। मतलब अगर अगर मान लो अगर मान लो यानी कि विकर्ण आकृति की सभी बिंदु अगर एक ही रेखा पे आए तो उसका जो उत्तर होगा बड़ा, आर की जो कीमत होगी वो +1 से लेकर के -1 के बीच में होगा, +1 से -1 के बीच में होगा। उत्तर लिखना कैसे वो भी सिखा रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को याद कर लो। अगर विकर्ण आकृति की सभी बिंदु अगर एक ही रेखा पे आए तो उत्तर -1 से +1 से -1 के बीच में होगा। अगर एक ही रेखा पे ना आए तो उत्तर -1 से +1 के बीच में हो जाएगा, -1 से +1 के बीच में हो जाएगा। ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर एक ही रेखा पे आए तो +1 से -1 के बीच में जाएगा, और अगर एक ही रेखा पे ना आए तो -1 से +1 के बीच में होगा। तो उत्तर देखो, उत्तर पर आपको पूरा सेंटेंस बना के लिखना है, विकर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही रेखा पे आए तो उस आर की कीमत +1 से -1 होगा, और अगर विकर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही रेखा पे ना आए तो उत्तर -1 से +1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, इस तरीके से यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। ठीक है,
देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, पीछे भी देखो यहाँ पर वैसे ही लिखा है, देखो आर की कीमत +1 से -1 -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से भी आपको बड़ा बना कर उत्तर लिखना है। बोलो लिख पाओगे बड़ा? अगर लिख पाओगे तो फिर हम आगे बढ़े बड़ा। ठीक है, ठीक है, मेरा काम है समझाना, इसलिए बड़ा मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आपको चीजें समझ में आना चाहिए बड़ा, याद तो आप लोग कर लोगे, बस अगर समझ में आ गया बड़ा तो कोई भी टॉपिक को बड़ा आप आसानी से याद कर पाओगे, क्योंकि अब तुमको समझ में ही नहीं आएगा तो याद कैसे करोगे, राइट? समझ में आ गया? तो चलिए अब हम बढ़ते बड़ा थर्ड क्वेश्चन की ओर, और उनसे भी हम लोग क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, और डिटेल में सब सीखेंगे बड़ा, अच्छे से सीखेंगे, अपने को आना चाहिए बस। मेरा एक ही मकसद है बड़ा, आप लोगों को आना चाहिए बस, आप लोगों को आना चाहिए बस, मेरा यही मतलब है। क्लियर बाबू? क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियत संबंध रेखा y के a + bx अचालक a और b के विषय में क्या कह रहे हो? तो क्या कहते हैं बड़ा, चलिए हम उसके बारे में एक बार समझा देते हैं, और अच्छे से समझने का प्रयास करना, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नियत संबंध रेखा ए और बी क्या हो जाएगा, ए और बी को हम लोग प्राचल बोलते हैं। तो यदि निरपेक्ष चर x का मान की इकाई में अगर वृद्धि होगा तो a > 0 होगा, लेकिन अगर सापेक्ष चर y के मान में b में जितनी वृद्धि होगी, मतलब जितना x की इकाई में वृद्धि होगा उतना ही y के मान में y की b की इकाई में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। मतलब जितना a में वृद्धि होगा उतना b में भी वृद्धि होगा। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, खेती का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की विक्रय का बिक्री, बेचान मतलब विक्रय, वर्णन मतलब झुकाव जानने के लिए कितने वर्ष का समय हो लेना पड़ता है? तो बड़ा ऐसे ही याद कर लो, बड़ा आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। खेती पैदाश मतलब उत्पाद, तो खेती उत्पादन के औद्योगिक उत्पादन का बिक्री का झुकाव रेखा जानने के लिए यहाँ पर कितने वर्ष का समय होता है देख लो पहले। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा है खेती उत्पादन औद्योगिक उत्पादन का झुकाव रेखा जानने के लिए 10 से 15 वर्ष लगता है, और जबकि जारे मतलब जबकि जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बिक्री का झुकाव रेखा जानने के लिए 4 से 5 वर्ष का समय लगता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोले तो उसका झुकाव रेखा जानने के लिए कितने समय लगता है, तो 4 से 5 वर्ष लगता है। और अगर खेती उत्पादन औद्योगिक उत्पादन का झुकाव जानने के लिए कितने समय का होता है, तो बाबू 10 से 15 वर्ष का समय लगता है। बोलो याद कर लोगे? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा कमेंट करो हाँ सर आपकी बातें बिल्कुल समझ में आ रहा है, और मैं लिख भी पाऊंगा, मुझे याद भी हो गया। तो जल्दी से कमेंट करो बाबू, जल्दी से कमेंट करो, और डेफिनेटली कह रहा हूँ बेटा आपको ये चीजें याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 25 नंबर पे क्या लिखा है, 25 नंबर का हिंदी क्या लिखा है, मैं हिंदी बता देता हूँ डायरेक्टली। 25 नंबर का हिंदी देखो ये रहा देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1 में 3 घटना ABC, कम से कम क्या लिखा है, कम से कम एक घटना बनने की संभावना का सूत्र लिखिए। बड़ा अगर सवाल के अंदर आपको 3 घटना दी हो और बोले कम से कम एक घटना बने उसकी संभावना क्या है, तो इसका एक सूत्र है बड़ा, सूत्र में आपको दिखा दे रहा हूँ। कौन सा सूत्र लगाओगे और क्यों लगाओगे? हाँ भाई क्यों लगाओगे, रीजन तो पता होना चाहिए ना। सर ने तो बोल दिया हाँ ये लगाना है, पर क्यों लगाना है उसका रीजन, उसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। देखो रुको मैं कॉन्सेप्ट ढूंढ के मैं आपको बताता हूँ। तो बड़ा ये रहा उसका कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पर देखो ये रहा बड़ा, इसे हम योग घटना के नियम से जानते हैं बेटा। देखो ये कब लगेगा, देखो 3 घटना ABC, अगर ABC 3 घटना दिया हो तो इसमें हमेशा याद रखना कौन सा नियम लगेगा बड़ा, योग घटना का नियम लगेगा। तो योग घटने का नियम का सूत्र क्या होता है, तो P ब्रैकेट में A यूनियन B यूनियन C होता है। तो सूत्र कैसे लिखोगे, तो PA प्लस PB प्लस PC लिख दिया, फिर माइनस, फिर लिखना है P इंटरसेक्शन B, तो P इंटरसेक्शन B
माइनस फिर पी ए इंटरसेक्शन सी, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हो गया, याद हो जाएगा। पहले पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन सी, फिर पी माइनस का पी, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, इसको याद करना है। नियम का सूत्र क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, रीजन क्लियर हो गया। हो गया। योग घटने का नियम क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सुनना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, द्विपदी यादच्छिक चल की परिभाषा बताइए। चलिए इसकी भी परिभाषा मैं आप लोगों को बता देता हूं और साथ में याद भी करा देता हूं। तो ये रहा द्विपदी संभावना वितरण, यादच्छिक चल किसे कहते हैं। तो माना कि n बर्नौली प्रश्न में माना कि n बर्नौली प्रश्न में प्राप्त सफलता को हम लोग बोलते हैं s और निसफलता मतलब f। याद रखना फिर से, सफलता को तुम लोग क्या बोलते हो f और निसफलता को क्या बोलते हो f। तो माना कि n बर्नौली प्रश्नों में प्राप्त सफलता s और निसफलता f, सफलता s और निसफलता f की श्रेणी से मिलती सफलता की संख्या को हम लोग x के द्वारा दर्शाते हैं। वो जो x दर्शाते हैं ना, वही x आपका द्विपदी यादच्छिक चल कहलाता है। फिर से एकदम इजी याद हो जाएगा। माना कि n बर्नौली प्रश्न से प्राप्त सफलता s और निसफलता f की श्रेणी से मिलता है, तो सफलता की संख्या x को दर्शाया जाता है। जो x होता है उसी x को हम लोग कहते हैं द्विपद यादच्छिक चल कहा जाता है। आई होप, आशा करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूं और ध्यान से इसका हिंदी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, ये रहा। प्रमाणीय वक्र में प्रमाणीय चल के किस मूल्य में शिरोलंब रेखा प्रमाणीय वक्र का क्षेत्रफल दोनों समान भागों में होता है। किस मूल्य की बात करें तो बड़ा बस आपको हिंदी कैसे लिखना है, देखो प्रमाणीय वक्र का प्रमाणीय चल किस मूल्य, तो यहाँ पर लिखना है कैपिटल X बराबर म्यू, म्यू मूल्य हेतु शिरोलंब रेखा प्रमाणीय वक्र का क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं। बस खाली इतना लिख देना, बस कैपिटल X बराबर म्यू, कैपिटल X बराबर म्यू, बस इतना लिखना, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रमाणित देखो इसका क्वेश्चन क्या है बेटा, इसका भी ये रहा उत्तर। क्वेश्चन ये रहा बेटा 5वें नंबर का, प्रमाणित प्राप्तांक का नाप इकाई मुक्त होता है, यह विधान सही है गलत। तो आपको लिखना है प्रमाणित प्राप्तांक का नाप इकाई मुक्त होता है, यह विधान सत्य है, बस इतना लिखना है। लिख देने, क्या लिखोगे, यह विधान सत्य है, सत्य लिख के फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप देना। यह विधान सत्य है, प्रमाणित प्राप्तांक की नाप इकाई मुक्त होता है, बस इतना लिखोगे तो आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। बोलो याद हो रहा है ना भाई, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बेटा, दुनिया का कोई भी सवाल होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा, आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा, क्योंकि आपने रटा नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने दिमाग में बैठाया है। क्योंकि जब तक तुम दिमाग में बैठाओगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं आंसर। अब आप बोलोगे सर सिर्फ आंसर बताओ ना, पर आंसर बता के मैं क्या ही कर दूंगा तुम्हारे लिए, आंसर बता के क्या ही कर दूंगा मैं, आंसर बता के ना तुम लोग को सिर्फ रट्टा मार सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, या उसी चीज को मैं 2 से 3 बार दोहरा देता हूँ, जिससे वो चीजें क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं ना, सुनी हुई चीज जल्दी याद होती है, लोग कहते हैं सुनी हुई चीज जल्दी याद होती है। आप ही बताना बड़ा, जब भी आप कभी थिएटर में जाते हो, मूवी देखते हो और साथ में उसकी वॉइस को सुनते हो, तो देखना और क्या बोलते साउंड सुनना, दोनों आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। इससे किसी भी मूवी का डायलॉग, किसी भी मूवी का सॉन्ग, किसी भी मूवी की एक्टिंग, किसी भी मूवी की फाइटिंग, किसी भी मूवी की सीन, सारी चीज तुमको कैसे याद हो जाता है,
पता है क्यों याद होता है? क्योंकि हम उसे देखते भी हैं, हम उसे सुनते भी हैं। इसके कारण वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, जिसके कारण वो चीजें आपको याद हो जाती है। राइट? राइट? मैं सही कह रहा हूँ ना बड़ा? बस वैसे ही हमारी पढ़ाई है। पढ़ाई में अगर हमें कोई टीचर समझाता है और प्रैक्टिकल करके बताता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, और जिससे वो चीजें हमें जल्दी और फटाफट याद हो जाता है। राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा 29 नंबर में। देखो ये तो सवाल है बेटा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करना होता है बेटा मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत ईजी बेटा, बहुत ज्यादा ईजी, टेंशन लेने का नहीं बेटा, सब चीजें याद आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। चलिए ये देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा के की वैल्यू निकाला, देखो जहां पर एक्स दिखे बेटा वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो यानी कि 4 एक्स की जगह पे रखेंगे -1 प्लस के बराबर 6। यहाँ पर -4 के प्लस के बराबर 6, ये -4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, के बराबर 6 प्लस 4, तो के बराबर कितना होगा 10। बोलो बाबू आया? आया आपको बेटा? बोलो कर पाओगे? कर पाओगे बोलो जल्दी। हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए बस मुझे इसी की उम्मीद थी, और आप लोग कर पाओगे। चलिए वेरी गुड बेटा, बस इसी तरीके से तैयारी करना। ठीक है, बहुत मस्त लगेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर भी मैं बता दे रहा हूँ बेटा क्या है, और क्वेश्चन का उत्तर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या हो आपका माइंड क्लियर हो जाए। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो बड़ा सीमांत आमदनी और सीमांत खर्च किसे कहते हैं बेटा? देखो चलिए ये रहा बड़ा, सीमांत आय मतलब आमदनी, और सीमांत खर्च किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा बेटा, उसकी परिभाषा देखो यहाँ पर बेटा मैंने टिक किया हुआ, ये है सीमांत आमदनी किसे कहते हैं। ठीक है, और ये सीमांत खर्च है बेटा। देखो क्या लिखा है, मांग में अल्प परिवर्तन होने से, मांग में अल्प परिवर्तन होने से आमदनी में होने वाले परिवर्तन को सीमांत आमदनी कहते हैं। एक बार फिर से वंस अगेन, मांग में अल्प परिवर्तन होने से आमदनी में होने वाले परिवर्तन को सीमांत आमदनी कहते हैं। मांग में अल्प परिवर्तन होने से आमदनी में होने वाले परिवर्तन को सीमांत आमदनी कहते हैं। नेक्स्ट, सीमांत खर्च किसे कहते हैं बेटा? उत्पादन के अल्प परिवर्तन करने से, उत्पादन में अल्प परिवर्तन करने से खर्च में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। फिर से, उत्पादन के अल्प परिवर्तन करने से खर्च में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। बोलो बेटा दोनों परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगा, कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए वेरी गुड बेटा, आज हमने काला के 6 पेपर के बेटा सेक्शन बी करवा दिया है। अगर बेटा आप लोगों को नहीं मिलती है प्लेलिस्ट, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, और बेटा अब मुझे कमेंट करके बताओ कौन से टॉपिक पे बेटा आपको वीडियो चाहिए। जो टॉपिक बोलोगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर बेटा? जो भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, वो सब्जेक्ट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बस मैं आप लोगों को एक ही चीज का रिकमेंडेशन करूंगा, 10 जगह पे भटको मत, 10 जगह की चीजें सुनो मत, 10 जगह पर जाओ मत, एक ही चीज पे फोकस करो। अगर आपको सच में बड़ा बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करना है बड़ा, तो आप क्या क्या, अगर आपको देखो आपके पास 15 से 20 दिन बचे हैं, तो करना क्या, अगर आपने बड़ा सबसे पहला टारगेट मेरा यही रहेगा बड़ा कि गाला के 6 पेपर आप सोल्व कर लो, बस 1 to 6 पेपर। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया बड़ा, उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो बड़ा एक पता है अपेक्षित आती है बड़ा, अपेक्षित, वो अपेक्षित आप कंप्लीट कर लो। देखो 1 to 6 पेपर किया तो उसमें आपके टेक्स्ट बुक भी क्लियर हो गए, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सारे क्लियर हो गए, क्योंकि गाला के अंदर वो भी आ गए हैं। और दूसरा हमारा था बड़ा अपेक्षित, ये 2 टॉपिक बड़ा जो मैं हर साल बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, वो चीजें कराता हूँ।
ठीक है, ये दो चीज बड़ा अगर आप करके जाते हो डेफिनेटली कहते हो रिजल्ट बहुत बेटर आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, सर हमने तो गाला खरीदी नहीं है, हमारे पास तो लिबर्टी है। वेरी गुड, आपके पास लिबर्टी है तो कोई बात नहीं, आप लिबर्टी के अंदर जितने भी पेपर से दिए हैं आप उस पेपर को कंप्लीट कर लो, आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चा आके कहता है सर मार्वल है मेरे पास, कोई बात नहीं, आप मार्वल पढ़िए, मार्वल में जितने पेपर है खाली मार्वल के सारे पेपर करके चले जाओ तो भी आपका काम हो जाएगा। अब कोई बच्चा आके कहता है कि सर मेरे पास प्रदीप असाइनमेंट है, कोई बात नहीं, आप प्रदीप असाइनमेंट के सारे पेपर करके जाइए, वो भी आपका काम हो जाएगा। तो कोई भी पेपर खराब नहीं होता था। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा, मैं किस बच्चे को ज्यादा रिकमेंडेशन करता हूँ, मैं ज्यादातर बड़ा सभी बच्चों को दो चीज पे ज्यादा प्रीफर करता हूँ, एक अपेक्षित, दूसरा गाला। ये दो चीजें बड़ा मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा अगर मैं कहीं पे स्टडी कराता हूँ किसी बच्चे को लेकर के एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, तो बड़ा सबसे बेस्ट पेपर मुझे आई थिंक अभी तक का लगा हुआ है वो है क्या बोलते हैं गाला असाइनमेंट। क्योंकि इसके अंदर बड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होते हैं और साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बड़ा मैं इसको बेस्ट मानता हूँ, बहुत बेस्ट पेपर बनाता है। देखो ये जो पेपर बनाता है मैडम, ये पेपर का लेवल एक्चुअल में बोर्ड की तरह बनाता है, न ज्यादा हार्ड बनाता है और न ज्यादा मुश्किल बनाता है। यानी पेपर को मॉडरेटर की जगह जैसा पेपर एक्चुअल में बोर्ड में बनाना चाहिए, एक्चुअल में वैसा पेपर ही गाला वाला बना के दिया, एकदम परफेक्ट पेपर बना के दिया बेटा। नहीं ज्यादा हार्ड है और नहीं ज्यादा इजी है। हार्ड वालों के देखो मैडम, पेपर को इजी भी करना है, मीडियम भी करना है, हार्ड भी करना है, तो उस तरीके का पेपर ये गाला वाला तैयार करके देता है। 6 पेपर देता है लेकिन बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाती है। ठीक है, और मैडम दूसरा मेरा चॉइस होता है जिसे हम लोग बेटा कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी बेटा मेरा विश्वास सबसे ज्यादा होता है। इसमें कैसा होता है बेटा, इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए बड़ा मैं लिबर्टी से पढ़ाता हूँ और तैयारी करने के लिए बड़ा पेपर अगर यूज करता हूँ तो वो पेपर में काला असाइनमेंट का यूज करता हूँ क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो बड़ा मैं यूज करता हूँ लिबर्टी, क्योंकि लिबर्टी के पेपर भी मैं सॉल्व करवाता हूँ। पर सबसे पहला मेरा टारगेट होता है बड़ा ये दो चीज, अगर ये दो चीज क्लियर है ना बड़ा, तो अब दुनिया का कोई भी पेपर उठाओ ना, सारे पेपर में आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने गाला और अपेक्षित कर लिया है इसलिए। क्योंकि ये दो कर लिया ना बड़ा, मतलब आपकी पूरी टेक्स्ट बुक खत्म, पूरी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए बड़ा। अब आपको टेक्स्ट बुक में एक भी क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा किताब आपका गाला आ गया बड़ा, क्योंकि गाला के अंदर पूरी किताब ही आ गई है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ही यार पढ़ लेंगे, क्या ही 6 पेपर में कर लेंगे, इतनी में तैयारी थोड़ी होती है। अरे भाई, तू जो 10 जगह भटक रहा है, बेटर देने तू एक ही जगह पे पढ़, एक ही चीज से तैयारी कर, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक ही चीज से पढ़ेगा तो बेटर देन आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा आएगा। अब तो 10 जगह मुंह मारने जाएगा तो कौन सा तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए बेटर देने एक ही जगह से एक ही चीज को पढ़ो और परफेक्ट रिजल्ट आएगा बड़ा। बस आप खाली आप भटको मत बस, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है बड़ा, ये उम्र बहुत गंदी होती है, इस उम्र में इंसान भटक जाता है। ठीक है, और उन्हें संभालने के लिए आपके गुरु आपके माता पिता आते हैं। इसलिए ये उम्र ही बहुत गंदी है मैडम, इस उम्र को बचा के रखो। ये उम्र इतनी गंदी होती है मैडम कि इंसान का अट्रैक्शन क्या होता है, खींचता चले जाता है मैडम। क्योंकि आप अभी नादान हो ना मैडम, तो जिसके कारण पता क्या होता है, जो इंसान जो कहता है हम उसकी बातों को मान लेते हैं। बड़ा मैं पढ़ाई के साथ साथ में आपको लाइफ की कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँ जो चीजें कोई आपसे नहीं शेयर करेगा बेटा। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं बेटा जो हमें अकेला सा महसूस करता है। हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं यार क्या ही मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा यार, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। दुनिया भर के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, थॉट्स आते हैं कि नहीं आते हैं ना, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं क्योंकि ये उम्र ही ऐसा है बेटा। और जैसे ही आपका क्लास 12 पूरा होगा ना बेटा, जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे ना बेटा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप यही बोलोगे यार इससे बेटर दिन तो हमारा स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट था यार, स्कूल लाइफ में होते तो कितना मजा आता। होता है बेटा, होता है, परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जैसे ही आपका 12th पूरा हो ना बेटा, ये देखो ये आप 6 3 4 महीने बड़ा अपने आप को बचा के रखो, हर चीजों से दूर हो जाओ, हर चीजों को त्याग दो बड़ा, हर चीजों को त्याग दो बड़ा।
मोबाइल का फोन कम से कम यूज करो। मोबाइल का फोन तभी यूज करना है जब आपको स्टडी करना हो। जब भी आपको स्टडी करना हो तो आप एक टाइम टेबल बना लो कि 2 घंटे मुझे ऑनलाइन स्टडी करना है, 2 घंटे मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करना है, तो 2 घंटे तक आपको फोन चलाना, बस उसके अलावा दूसरा कुछ यूज नहीं करना है। और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए बड़ा गायब हो जाओ। गायब हो जाओ कुछ दिन के लिए, ऐसा गायब हो जाओ बड़ा साला 15 दिन के बाद दिखना, सीधा बोर्ड के एग्जाम में उनको दिखना। और इस तरीके से अपने आप को प्लान बनाओ, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इतना मोटिवेट करो, हमेशा मोटिवेट होते रहने का। और अगर आप मान लो कि कभी कभी आपका माइंड खराब हो जाए या मन दुखी हो जाए या आप डीमोटिवेट हो जाओ, हमेशा बड़ा यहाँ पर स्क्रीन पे बड़ा मेरा एक नंबर है या व्हाट्सएप पे मेरा एक नंबर है बेटा, आप उस नंबर पे मुझे कॉल करो। मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप कितना आगे तक जाओगे। और सच कह रहा हूँ बेटा, देखो ये लाइफ की बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो। मैं अपने भाई बहनों को हमेशा आगे बढ़ती हुई देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे मेरे आगे बढ़े। ठीक है, मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर उम्मीद करते हो बेटा, मुझसे विश्वास रखते हो, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो बेटा, तो मैं आपका ट्रस्ट कभी भी तोड़ना नहीं चाहूंगा। बस मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को गाइड करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप मुझे जो भी चीजें समझते हो, ठीक है, आप अपना गुरु मुझे मानते हो तो तुम्हारा गुरु ही सही। मैं आप मुझे अपना दोस्त मानते हो तो दोस्त ही सही। आप मुझे अपना भाई मानते हो तो भाई ही सही। आप जो भी मुझे मानते हो उनकी बातें सुनो और उनकी बातों को सुन करके फॉलो जरूर करना बेटा। ठीक है, आप मुझे जो समझते हो वो समझ करके बेटा आप लोग मेरी बातों को एक बार ध्यान से सुनना है और इसे अप्लाई करना अपनी लाइफ में। बहुत काम आएगा बेटा, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया बेटा, बहुत यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है बेटा। उस समय बेटा क्योंकि फाइनेंशियल से बड़ा मैं बहुत तरीके से टूट चुका हूँ। मैं एकदम से बड़ा फाइनेंशियल टूट चुका हूँ। दूसरी चीज, मैं अपने शरीर से बहुत परेशान रहता हूँ बड़ा, क्योंकि आए दिन बड़ा बीमार रहना, गले में दर्द होना, बोल ना पाना, नींद आना, बेहोश हो जाना, मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने झेला हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये चीज हमारे बच्चों के साथ भी हो, क्योंकि आज बड़ा मैं बहुत दुखी हूँ। आज मेरा मन बहुत उदास है। मैं क्यों? क्योंकि मैं कभी कभी अपने बच्चों को लेकर के बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरे बच्चों का रिजल्ट कम आ रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसका क्या रीजन है? तो मैं बहुत सोचने के बाद बहुत एनालिसिस करता हूँ कि ऐसे क्या रीजन हो गए जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है बेटा मोबाइल फोन। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था बेटा कि कोरोना के टाइम पे हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है बेटा 6 महीने तक हम पढ़ाई से दूर रहे ना, जिसके कारण हमारा पढ़ाई नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ा रीजन यही है कि पढ़ाई ना कर पाने का। और दूसरा एक रीजन सबसे बड़ा यहाँ पर आता है बेटा, आज हम गलत रास्तों के शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है, गलत रास्ते। पता है क्यों? आज कोई भी किसी को समझाना चाहे ना बड़ा, वो इंसान गलत उसको गलत ठहरा देते हैं। वो इंसान आके बोलता है कि भाई तुम समझा ही क्यों रहे हो, हमें इतना ज्ञान ही क्यों दे रहे हो। दुनिया भर के लोगों को यही लगेगा। लेकिन लेकिन आज अगर अपने आप को संभाल लिया ना बड़ा, सच कह रहा हूँ आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी बड़ा। आप अगर मेरी तरह बनना चाहते हो बड़ा, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की है बड़ा, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हूँ, तब जाके यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइफ आप लोग जियो और आप लोग मुझसे बेटर दिन लाइफ जियो, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही सपना है। बस मैं आप लोगों को इतना ऊंचाइयों तक दिखाना चाहता हूँ, इतना ऊंचाइयों तक देखना चाहता हूँ कि तुम लाइफ में हमेशा सक्सेस रहो, हमेशा सक्सेस रहो, हमेशा आगे बढ़ो। बस मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। आप लोग मेहनत करो और एक बार माँ बाप का सर ऊंचा कर दो, अपने गुरुजनों का सर ऊंचा कर दो एक बार बेटा। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है ना, जरूर बेटा मुझसे मिलने के लिए आना, और मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे बच्चे टॉप लेवल का रिजल्ट लाते हैं, जब मेरे बच्चे बहुत मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं ना, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। चलो कोई नहीं, मेरे बच्चे ने मेहनत किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो बस आप लोग आओ और मिलो बेटा। मैं खुद आप लोगों से मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और अगर आप लोग नहीं आते तो या कोई फाइनेंशियल इशू होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप जरूर इस शिक्षक को याद करना, इस टीचर को याद करना, जरूर वो आपके पास चल कर आएगा। एक बार जरूर फोन करना है बेटा। ठीक है, मैं आपके फोन का वेट करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो बेटा ये रहा मेरा नंबर है, 7069128531। कोई भी परेशानी हो XYZ, सारी परेशानी दूर करूंगा मैं।
बस आप लोग को क्या करना है, अच्छे से मेहनत करना है। बस मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही चीज समझाता हूँ, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखो, पढ़ाई के साथ साथ में गाइडेंस बहुत जरूरी है, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। नहीं रखोगे तो आगे काम कैसे चलेगा। इसलिए अपने आप को भटकना नहीं है या भटकाना नहीं है। आपको बस एक चीज पे डटे रहना है, और आपको एक ही चीज पे भरोसा करके रखना है कि साला मैं जो भी चीज पढ़ा हूँ डेफिनेटली उसी में से आएगा। बात खत्म। अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट, जो पढ़ा है वही पेपर आएगा, जो पढ़ा है वही पेपर आएगा, जो पढ़ा है वही पेपर आएगा, दिस इज फाइनल, मतलब फाइनल। बस इतना अपने आप पे बड़ा विश्वास रखने का, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने का। ठीक है। इसलिए हमेशा बड़ा एक ही चीज पे फोकस करो, जो तुम पढ़ते हो उस पे भरोसा रखो, डेफिनेटली रिजल्ट वही आएगा। बट अगर 10 जगह भागोगे, 10 जगह भटकोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। आज बेटा मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है आप लोगों को समझाने के चक्कर में। तो सो प्लीज बेटा, अगर मेरी बातों से बेटा तुम लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लगा हो, तो सो प्लीज बेटा मैं माफी मांग रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा काम था समझाना, मेरा काम था आपको बताना। अब आपका डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना, आपको आगे जाके क्या करना है। ठीक है। अगर आप अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हो, तो उनके लिए जरूर एक बार पढ़ लो। आप अपने लिए मत पढ़ो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जरूर पढ़ो, अपने गुरु के लिए जरूर पढ़ो, अपने भाइयों के लिए जरूर पढ़ो, अपनी बहनों के लिए जरूर पढ़ो, कि जिससे आपकी बहन, आपके भाई, आपके माता पिता, आपके गुरु, उनके चेहरे पे स्माइल हो, उनके चेहरे पे खुशियाँ हो। आप जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहां पर भी खुशी मिलना चाहिए कि भाई देखो, इस बच्चे ने इतना मेहनत किया, पूरे गांव में, पूरी सोसाइटी में इसका नाम हो गया है। तो इस तरीके का आपको नाम बनाना है, इस तरीके का आपको मेहनत करना है। बस अगर बेटा मेरी बातों से कोई भी थोड़ी भी बुरी लगी हो, तो प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों। राधे राधे। बाय बाय।